अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के हम मनसब से की मुलाकात, कई मुआहिदों पर दस्तखत। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहिदात पर खुश, आइंदा पेशरफ्त है जारी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मीडिया को पेश की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सिरारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। सदर और गवर्नर की जानिब से बिलों को मंजूरी देने की मुद्दत से मुतालिक सवालात। हिंदुस्तान के नौ मुंतखब नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने गवर्नर ओहदे से दिया इस्तीफा। नए ओहदे के लिए जुम्मे को होगी हलफ बर्दारी। SIR के अमल में आधार की ताख़ीर से शमूलियत। पवन खेड़ा के खिलाफ इंतकामी रवैये के लिए कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन पर हमला। और यूसुफ पठान को गुजरात हाई कोर्ट से झटका, जमीन तनाज़े से जुड़े मामले में अर्जी खारिज। तो ये थी सुर्खियां, पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों लीडरान ने दो फरीकी मुज़ाकरा भी किया। दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोनों लीडरान की इस मुलाकात के बाद हिंदुस्तान और मॉरिशस के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। इस ताल्लुक से हिंदुस्तानी PM मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक फैमिली है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा।
मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने हिंद अमेरिका टैरिफ बातचीत पर मीडिया के सवालात का जवाब दिया। इन्होंने कहा, फरवरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप ने मिलकर हमें हिदायत की थी कि दोनों ममालिक के वफूद नवंबर तक एक अच्छा मुआहदा कर ले और इस मुआहदे के पहले हिस्से पर बहुत संजीदगी से बातचीत हो रही है। पीयूष गोयल के मुताबिक बहुत अच्छे माहौल में पेशरफ्त हुई है, दोनों तरफ से पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। ऐसा तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी। वास्तव में वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और जो एनडीए के राज्य सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, जिसको फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर, यूपीए ने भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया था। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। हम 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ऐसी परिस्थिति में मूडीज और फिच ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। पहले जो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे उससे एक नॉच ऊपर लेके गए। ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और मुझे लगता है जो डिमांड जनरेट होगी जीएसटी में कटौती करने से, इससे कोई सरकार की रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। जो हमने लाभ दिया है जनता को और बड़े पैमाने पे लाभ दिया, वो मेकअप होगा डिमांड बढ़ने से। उपभोक्ताओं में जो खरीद बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश भी और आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ और हमारे व्यापार और उद्योग जगत को और बढ़ावा देना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सुख सुविधाओं को सस्ता करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से जीएसटी में रिफॉर्म किया गया और इसकी पूरे विश्व में सराहना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सदर और गवर्नर की जानिब से बिलों को मंजूरी देने की मुद्दत मुकर्रर करने से मुताबिक तनाज़े पर सदर के रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया। गौरतलब है कि सदर के रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर और गवर्नर की जानिब से बिलों को मंजूरी देने की मुद्दत से मुतालिक सवालात उठाए गए थे। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत आज 75 साल के हो गए हैं। 75वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके मुतासिरकुन सफ़र पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस के वाबस्ता लाखों लोग एहतराम के साथ उन्हें परम पूज्य सरसंघ चालक कहते हैं। पीएम मोदी ने पूरे गुजरात में आरएसएस को मजबूत करने में भागवत के अहम रोल को उजागर किया। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती दरगाह हज़रत बिल सानहा पर मीडिया से बातचीत की और पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे लगता है कि दरगाह हज़रत बिल में पेश आने वाले वाक़या से तवज्जो हटाने के लिए एक एमएलए मेराज मलिक को ज़बरदस्ती निशाना बनाया गया, जो सरासर गलत है। इन्होंने कहा कि एक एमएलए पर पीएसए लगाना और इसे नज़रबंद करना जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल को जाहिर करता है। मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि हज़रत बिल वाक़े में दर्ज एफआईआर को मनसूख करें, डोडा के एमएलए पर आयद पीएसए को हटाए और इन्हें रिहा करें। हज़रत बिल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उससे।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक एमएलए की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक एमएलए वो भी लगाना, और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तल्ख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए, बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे भी उसके से 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो एमएलए डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं या एफआईआर की है वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो है जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें और ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। शुमाली कश्मीर के कपवाड़ा में युवा सेंटर उम्मीद मौके और तब्दीली की अलामत बन गया है। ये इर्तिखा हिंदुस्तानी फ़ौज की मुकामी यूनिट की क़यादत और एसएम फाउंडेशन के ताउन से मुमकिन हुआ है। इस मरकज़ ने हज़ारों नौजवानों को सिलाई और कढ़ाई जैसी महारतों की तरबियत दी। मैं यहाँ पे एज ए टेलर ट्रेनर काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। नियर अबाउट मैंने यहाँ पे 500 अबव गर्ल्स ट्रेन किए हैं। पहले तो हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे ये युवा सेंटर खोला है। रिसेंटली हम इंडियन की एक बड़ी फाउंडेशन से जुड़ चुके हैं जिसका नाम है असीम फाउंडेशन। असीम फाउंडेशन की तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ चुके हैं। उनकी वजह से उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है जिनका नाम हमने रखा है काजनी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। I am very thankful to both इंडियन आर्मी एंड स्पेशली असीम फाउंडेशन। मैं सोगाम से बिलोंग करती हूँ और मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स हुए हैं और मैं टेलरिंग का काम सीख रही हूँ। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं असीम फाउंडेशन के जिन्होंने हमें यहाँ सेंटर दिया है। तो और इंडियन आर्मी की भी उन्होंने हमें हर चीज़ अवेलेबल यहाँ पे रखी है जो हमें चाहिए। और यहाँ पे मैम भी हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं जो हमें यहाँ पे सिखा रही है। तो जो घर में लड़कियाँ हैं उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि वो यहाँ आए और यहाँ पे कुछ सीखें। तो पहले तो हम दिल से शुक्र अदा करना चाहेंगे इंडियन आर्मी का जिन्होंने यहाँ पे हमें ये वीटीसी दिया जिसमें हम बहुत सारी लड़कियाँ अभी खुद से काम कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजार असीम
हो चुका थोड़ा, असीम फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें स्पॉन्स किया है, हमारी ज़रूरत का ख्याल रखा है और हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो इन्होंने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है हमारे लिए। यहाँ का आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख कर घर में बैठी हैं बिना किसी काम काज के। ऐसी आजकल बहुत सारी लड़कियां यहाँ आ रही है जो ग्रेजुएट हैं या एमए करके घर पे बैठी थी, क्योंकि यहाँ पे लेक ऑफ जॉब्स बहुत है, यहाँ पे जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पे आके काम करती है और अपना जो रोज़गार है वो चलाती है। नायब सदर के ओहदे के लिए हलफ बर्दारी तकरीब 12 सितंबर यानी जुमे के रोज़ होने वाली है। इससे आइन कबल राधा कृष्णन ने महाराष्ट्र के गवर्नर से इस्तीफ़ा दिया है। यह इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया गया है और गवर्नर ओहदे की जिम्मेदारी दीगर के हवाले भी कर दी गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गवर्नर आचार्य को महाराष्ट्र के गवर्नर का इजाफी चार्ज सौंपा है। आचार्य गुजरात की जिम्मेदारी के साथ साथ अब महाराष्ट्र के गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बिहार की राजधानी पटना में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। बिहार के थाने से महज चंद कदम की दूरी पर जराइम पेशों ने आरजेडी रहनुमा और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार का गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि राजकुमार इस मरतबा रघुपुर असेंबली में हल्के से इंतखाब भी लड़ने वाले थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी राजकुमार राय को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और सीनियर वकील डॉक्टर अभिषेक ने एसआईआर से मुतालिक अमल में आधार कार्ड को शामिल करने की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। साथ ही इन्होंने कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को बगैर तफ्तीश वजह बताओ नोटिस जारी करने के इंतखाबी रवैये पर इलेक्शन कमीशन की शदीद तनकीद की है कि अगर मैं रिसीट देता हूं आपको, मैं इस महिला को रिसीट देता हूं कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, दूसरा अर्जी इस आदमी को देता हूं कि मैं यहाँ आ गया हूं, वो मुझे वहां डाल देता है परिवर्तित जंगपुरा में। तो ये जो विलंब है 8 साल का, ये जो एक्शन लेने का कि आपने अपने रिकॉर्ड उस स्वीकृत एक्नॉलेजमेंट के अंतर्गत नहीं बदले, वो किसकी गलती है? पवन खेड़ा की गलती है। क्या पवन खेड़ा आपके ऑफिस में बैठ के उसको चेंज करेंगे रिकॉर्ड को? अपने विलंब को 8 वर्ष के आपने डिग आउट किया, खोदा। क्यों? क्योंकि पवन खेड़ा ने आपके विरुद्ध कुछ बोला, और आपके विरुद्ध नहीं बोला, उन्होंने संस्थापित संस्था संरक्षक संवैधानिक मूल्यों के विषय में आपके विषय में बोला, कोई पर्सनल तो है नहीं। तो आपने इसको एक गड़े मुर्दे को निकाल कर बिना कागजों को देखे हुए उन पे आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। देखिए, ये मैं अपेक्षा कर सकता हूं राजनीतिक पार्टी से, होनी नहीं चाहिए वहां भी, लेकिन मैं समझ सकता हूं वहां भी जस्टिफाइड नहीं है कि प्रतिशोध की भावना, गुस्से की भावना से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करें। लेकिन ये किसी संवैधानिक संस्था से तो शोभा नहीं देता, और कम से कम आंतरिक जांच तो कर ली होती। इसलिए मैंने कहा कि जिसने 7 साल पहले सच्चाई बता दी थी, आज उसी को कटघरे में खड़ा कर लिया। ये न्याय है या राजनीति की करतूत है? और राजनीति की करतूत कम से कम संविधान के चुनाव आयोग को शोभा नहीं दे सकती, किसी और को दे या न दे। जिसे खुद अपनी लापरवाही पर शर्म या लज्जा आनी चाहिए थी, वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। 8 साल पुराने बिना चेक किए हुए दस्तावेज, जल्दबाजी में आपको एक गुस्से में कुछ न कुछ शो को नोटिस इशू करना है, तो आपने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, और एक बिल्कुल उनके छवि को नुकसान पहुंचाने के भावना से आपने उन पर अटैक लगा दिया। तो मैं अंत में संक्षेप में ये कहूंगा कि कई प्रश्न इससे उठते हैं। बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग को इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 प्रश्न कि आपने माननीय चुनाव आयोग एक बार भी अपने आंतरिक रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं एक इंक्वायरी की, एक जांच की, इस सब प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कि 2017 में आपकी अनुमति के साथ वो ए से बी गए थे और एक्नॉलेजमेंट की अर्जी पड़ी है, उनके बाद तारीख मैंने दे दी आपके सामने। नंबर 2 कि अगर ये है दस्तावेज रिकॉर्ड में जो होने चाहिए, तो किसने अनुमति दी, किस स्तर पे अनुमति दी, किस हाई लेवल पे अनुमति दी कि ये कारण बताओ नोटिस बिना किसी जांच के इशू कर दो भाई।
क्यों? क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी का एक मेंबर है, वो हमको तंग कर रहा है, वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। गणतंत्र में वो एक मुख्य धारा की पार्टी की तरफ से गणतांत्रिक प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए उसको शोकॉज इशू कर दो। और 8 साल बाद सबसे बड़ा इशू होता है टाइमिंग का। महाराष्ट्र तो कुछ पुराना हो गया, बिहार 3 महीने से चल रहा है। जोर पकड़ा हुआ है, तीव्रता पकड़ा हुआ है, इंटेंसिटी पकड़ा हुआ है, और आपकी टाइमिंग भी तभी है 8 साल बाद। जहां तक मुझे याद है कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ गया था, हम तो 8 साल की बात कर रहे हैं। अचानक आप दहाड़ रहे हैं 8 साल बाद। ये चौकसी नहीं है, ये प्रतिशोध है, और उस नियम कानून का चोला पहनाया जा रहा है उसे। राहुल गांधी आज रायबरेली में मीडिया के रिपोर्टर्स के दरमियान घिर गए। इन्होंने खासकर न्यूज एजेंसी NIA पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि मेरी किसी भी बात को आप लोग नहीं दिखाते। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट से साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस MP यूसुफ पठान को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जमीन तनाज़े से जुड़ी उनकी अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि जिस प्लॉट पर यूसुफ पठान ने कब्जा किया है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जायदाद है और उसे खाली करना होगा। ऐसे में इस जायदाद पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडलाने लगा है। ये जमीन तनाज़े कई साल पुराना है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के हम मनसब से की मुलाकात, कई मुआहिदों पर दस्तखत। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहिदात पर खुश आइंदा पेशरफ्त है जारी। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने मीडिया को पेश की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सिरारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। सदर और गवर्नर की जानिब से बिलों को मंजूरी देने की मुद्दत से मुतालिक सवालात। हिंदुस्तान के नौ मुंतखब नायब सदर CP राधाकृष्णन ने गवर्नर ओहदे से दिया इस्तीफा। नए ओहदे के लिए जुम्मे को होगी हलफ बर्दारी। SIR के अमल में आधार की ताख़ीर से शमूलियत। पवन खेड़ा के खिलाफ इंतकामी रवैये के लिए कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन पर हमला। और यूसुफ पठान को गुजरात हाई कोर्ट से झटका, जमीन तनाज़े से जुड़े मामले में अर्जी खारिज। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।